सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक का टॉपिक लेते हैं। अध्याय नंबर 5। उस अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इससे जो पहले वाली क्लास थी उस क्लास में हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। किस तरीके से भारत के अंदर कितने प्रकार के वन हैं, वह वन कैसे किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और उनको किस तरीके से जो है जलवायु तापमान चाहिए, वो सारी जो डिटेल से हमने विस्तृत चर्चा पिछली वाली क्लास में की थी। आज हमारा टॉपिक है वन्य प्राणी, क्योंकि हमारा पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम वन्य प्राणी के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारे भारत के अंदर वन्य प्राणी की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 90,000 प्रजातियां जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी भारत के अंदर 90,000 प्रजातियां जो है जीव जंतुओं की देखने की मिलेगी, जिसमें से 2,000 प्रजाति जो है वो पक्षियों की है तथा 2,500 जो प्रजातियां हैं वो मछलियों की देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो भारत के अंदर 90,000 प्रजातियां जो हैं वन्य जीव की देखने को मिलती है। साथ में अगर देखा जाए पक्षियों की भी मैंने बात की तो लगभग 2,000 पक्षियों की प्रजातियां भारत में देखने को मिलती हैं। साथ में मछलियों की बात करें तो 2,500 प्रकार की मछलियां भारत में देखने को मिलेगी। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ 90,000, 2,000, 2,500, तो कहने का मतलब मैंने 90,000 का मतलब अलग अलग प्रजाति के वन्य जीव जंतु जो है इस प्रकार से 90,000 प्रजातियां भारत के अंदर देखने को मिलती है। उनमें से अगर देखा जाए तो उभयचर, सरीसृप है, स्तनधारी जानवर है, ये सभी जो है इन प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी अगर जीव जंतुओं की बात करें तो उस स्तनधारी जीव जंतुओं में सबसे महत्वपूर्ण अगर जीव है तो वह है हाथी। देखा जाए तो वो विशालकाय है, आयतन में देखा है तो बड़ा भी है। यह हाथी जो है वो भारत के अंदर सर्वाधिक असम और कर्नाटक के वनों में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। साथ में इससे आगे हम बात करें तो विश्व में भारत एकमात्र देश है जहां पर शेर, बाघ, मगरमच्छ और घड़ियाल नामक ये 4 जीव देखने को मिलते हैं। अभी मैंने नाम बताया, जैसे एक तो बताया शेर, दूसरा बताया बाघ, तीसरा बताया मगरमच्छ, चौथा बताया घड़ियाल। ये घड़ियाल है वो मगरमच्छ जैसा ही दिखता है। ये 4 प्रकार के जीव जो है पूरे विश्व के अंदर अगर आप बात करें तो और भारत में ही यह 4 जीव देखने को मिलते हैं। जिसमें से अगर शेर की बात करें हम, शेर जो है भारत के अंदर गुजरात के गिर वन में देखने को मिलते हैं। तो शेर की बात करें तो शेर जो है भारत में गुजरात के गिर वन में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर बाघ की बात करें, दूसरे नंबर पर मैंने लिया बाघ। वह भारत के अंदर एमपी और झारखंड, भारत में भी सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश और झारखंड के अंदर सर्वाधिक बाघ देखे जाते हैं। उसके अलावा मगरमच्छ है, घड़ियाल है, ये विभिन्न प्रकार की जो है प्रजातियां आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा हम जीव जंतुओं की बात कर ही रहे हैं तो एक याक नामक प्रजाति है जो आपको भारत के अंदर जो लद्दाख क्षेत्र है, भारत के जम्मू कश्मीर में है, भारत के उत्तर में है, लद्दाख क्षेत्र है, वहां पर ये याक पाया जाता है। लद्दाख क्षेत्र जो है वहां पर सर्वाधिक बर्फबारी होती है और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर यह याक नामक जीव पाया जाता है। वहां पर देखा जाए तो इस याक जो जीव है उसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे उस बर्फ से, उस सर्दी से यह आसानी से बच सकता है।
उसके अलावा भारत के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों की मात्रा भी देखी जाती है। पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो भी विभिन्न प्रकार से देखी जाती है। जैसे पक्षियों में हमें देखा जाए तो मोर है, बतख है, तोता है। और मोर की बात करें तो मोर दिखने में बहुत ही सुंदर है और इतना सुंदर है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी भी इसको जो है माना गया है, क्योंकि वर्षा के समय में ये बहुत अच्छा, जैसे वर्षा का आगमन है या वर्षा के समय है, ये इतना अच्छा डांस करता है या उनके जो पंख है ये खुलते हैं तो बहुत ही सुंदर मनोरम देखने को मिलता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां मैंने बताई है। उसके अलावा नेक्स्ट अपना इसी में टॉपिक है जानवरों के उपयोग। तो वैसे तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा ही है कि जानवरों का उपयोग क्या है। तो जानवरों का उपयोग के अंदर अगर देखें तो ये बोझा ढोने के लिए, दूसरा है यातायात के लिए, तीसरा है मांस वगैरह इन चीज़ों के लिए, दूध देने के लिए। तो वैसे तो छोटी क्लास में पढ़ाई है तो हम लिख भी देते हैं। यातायात है, दूसरा बोझा ढोने के लिए, तीसरा जो है मांस वगैरह जो भी है फॉरेनर में ज़्यादातर करते हैं, हमारे भारत में तो इनका प्रयोग नहीं करते हैं। उसके अलावा जो है दूध के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे का जो टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के मुख्य कारण कौन से हैं। तो एक बार पारिस्थितिक तंत्र के जो है पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण, जैसे यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहली बात, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो अगर देखा जाए यानी ये जीव जंतु जो है शेप नहीं है, जिससे ये हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है वह अस्त व्यस्त हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जाति अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे पर निर्भर है। अगर जीव जंतुओं की अगर कमी हो गई, उनमें ह्रास हो गया तो मानव प्रभावित होगा। उसके अलावा अगर पेड़ पौधे भी कम हो गए तो भी मानव प्रभावित होगा। तो क्योंकि उससे पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिगड़ जाएगा। अब क्या कारण है कि ये पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें संतुलन नहीं हो पा रहा, असंतुलन है। तो उसका महत्वपूर्ण पहला कारण है शिकार। जैसे भारत के अंदर भी बहुत घने जंगल है, उन जंगलों के बीच में ये विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं और ये वन्य जीव रहते हैं, वन्य प्राणी रहते हैं। वहाँ पर जो ऐसे व्यक्ति जो इन जीव जंतुओं को मारकर व्यवसाय करते हैं, उनकी चमड़ी, उनकी हड्डियाँ, उनके दांत, तो इसी कारण से वह प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही है। तो महत्वपूर्ण पहला कारण होता है शिकार, जिस पर सरकार रोक भी लगा दी है, परंतु चोरी छिपे भी आजकल ये हो रहा है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो प्रदूषण, ये भी पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है। क्योंकि आजकल देखा जाए तो विभिन्न, जैसे कोई भी वस्तु ले लो उसमें रासायनिक दवाइयों का प्रयोग होना, ठीक है, या फिर कहीं जलीय जीव के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर जहाज वगैरह है, वहाँ पर तेल वगैरह जो है, जहाज उलटना पुलटना, तेल मिश्रित होना, जिससे विभिन्न प्रकार के जलीय जीव मारे जाते हैं उस प्रदूषण के कारण। या फिर हमारा क्लाइमेट है, आजकल क्लाइमेट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित ये पशु पक्षी हो रहे हैं। क्योंकि विभिन्न प्रकार की धुआं जो है, जैसे वाहनों के माध्यम से, घरों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से इतना धुआं उत्सर्जित होता है कि ये हम
पशु पक्षी जो है उस धुएं को सांस लेते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो है वो संकट की स्थिति में भी आ गई है। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण कहते हैं तो है प्रदूषण। तीसरा है वनों की कटाई। ग्रामीण इलाकों में यह अधिकतर देखने को मिलता है क्योंकि वह ईंधन के रूप में इन हरे भरे पेड़ पौधों को काटकर जो है जलाने के लिए ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। परंतु उनको शिक्षित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये ईंधन आप काम में लेने का दूसरा तरीका भी है कि ऐसे पेड़ पौधों का प्रयोग करो जहाँ पर वो पेड़ सूखे हैं, उनकी टहनियों को काट कर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, न कि उनका जड़ों से काट कर। तो वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में हो रही है, इस कारण से भी हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलन हो रहा है। मैंने ये टॉपिक शुरू करने से पहले कहा था वन्य प्राणी, पेड़ पौधे और मानव, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें तीनों में से किसी में भी कमी आई तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलन होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र को जो है असंतुलन है उसको संतुलन बनाने के लिए, या दूसरा टॉपिक हम कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के संरक्षण के उपाय किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है इन जीव जंतुओं को, इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए? तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है भारत सरकार ने जीव मंडल बनाए हैं। विश्व के द्वारा भी जीव मंडल बनाए गए हैं, जिसमें से 12 जीव मंडल भारत के अंदर है। भारत के अंदर कितने जीव मंडल है भाई? 12 जीव मंडल है। ये क्या कर रहा है? ये जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं, और जो संकट की स्थिति में ऐसे जीव हैं या ऐसी वनस्पति है उनको जो संकट की स्थिति से उबार कर इनको प्रजनन करवा के उनको यथावत रखने का या उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात करें राष्ट्रीय उद्यान। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया है। उन राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर जो है वनस्पति है या ये वन्य जीव है उनको वहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, और वहाँ पर उनको जो है सरकार के द्वारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को बचाया जा रहा है। तीसरा है अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में अभयारण्य भी बनाए गए हैं, जिसका भी महत्वपूर्ण कारण है कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों तथा वन्य प्राणियों को जो है कैसे बचाया जाए, वहाँ पर संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय खोजे गए हैं। संकटग्रस्त जो वनस्पतियाँ हैं या वन्य प्राणी हैं उनको बचाने के विभिन्न प्रकार के तरीके सरकार के द्वारा बहुत मात्रा में किए जा रहे हैं। उसके अलावा मैं PDF के माध्यम से आपको गृह कार्य जो है भेजूंगा, तो वो आप गृह कार्य के क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।